सो क्या होता अगर तानजीरो को योरी ईची ने ट्रेन किया होता। हाँ, वही दानव जिसे देखकर कोई डीमन किंग मुजान की भी फट के हाथ में आ जाती है। तुम सोच रहे होगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। I'll just say let me cook bro। सो हमारी कहानी की शुरुआत उसी क्रेजी रात से होती है जब हमारे मुजान भैया तानजीरो की पूरी फैमिली को एक बढ़िया सी मसाज देने के लिए आए थे। जैसा तुमको याद होगा, तानजीरो पास के एक विलेज में चारकोल बेचने के लिए गया हुआ था एंड उसकी फैमिली जिसमें उसकी मम्मी एंड छोटे छोटे भाई बहन थे वो तानजीरो के घर पे आने का वेट करने लग रहे थे। बट तानजीरो को गाँव में चारकोल बेचते बेचते रात हो जाती है एंड जब वो अपने घर की तरफ वापस जा रहा था तब उसे रास्ते में एक बुढ़ा मिल जाता है एंड वो तानजीरो से इतनी रात में बाहर घूमने से मना कर देता है एज उसकी पूरी फैमिली को डीमंस ने अपना ब्रेकफास्ट आई मीन अपना डिनर समझ के खा लिया था। तानजीरो उस बुढ़े की बात मान लेता है एंड उसी के घर पर उसके साथ सो जाता है। एंड अगर तानजीरो को बुढ़ा नहीं मिला होता तो हमारी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। एनीवेज अगले दिन सुबह जब तानजीरो अपने घर की तरफ निकलता है उसे एक बहुत ज्यादा बुरी स्मेल आती है जो कि ऑफ कोर्स ब्लड की थी। खून की स्मेल को सूंघते ही तानजीरो फुल स्पीड में अपने घर की तरफ भागता है एंड वहां पहुंच के उसकी आंखों के सामने जो सीन था वो उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। उसकी पूरी फैमिली को मुजान ने मार दिया था, बस उसकी छोटी बहन नेजुको ही बची हुई थी एंड वो भी एक डीमन बन चुकी थी। उसके बाद सीन वैसे ही टेक प्लेस करते हैं जैसे ओरिजिनल एनिमे में हुए थे। हमारा डिप्रेस्ड हाशिरा गियो वहां पर आता है एंड वो तानजीरो के पोटेंशियल को नोटिस कर लेता है एंड फिर गियो तानजीरो को हमारे मास्क वाले बंदे ओरोको डाकी के पास भेज देता है। ओरोको डाकी के पास पहुंचकर तानजीरो अपनी ट्रेनिंग को शुरू करता है एंड यहाँ पर हमारी कहानी का मेन ट्विस्ट आता है। ओरोको डाकी ने तानजीरो को एक काफी ज्यादा बड़े पत्थर को अपनी कटाना से काटने को कहा था एंड यही तानजीरो की ट्रेनिंग का लास्ट स्टेज था। बट वो पत्थर अपने आप में ही बहुत ज्यादा बड़ा एंड टफ था। तानजीरो कई महीने तक कोशिश करने के बाद भी वो उस पत्थर को अपनी कटाना से नहीं काट पाता है। इस सबसे तानजीरो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट एंड डिमोटिवेटेड हो गया था एंड उसके दिमाग में चल रहा था कि वो कभी एक अच्छा डीमन स्लेयर बन भी पाएगा या फिर नहीं, एंड अगर नहीं तो क्या वो अपनी बहन को दोबारा इंसान बना भी पाएगा। तानजीरो उसी बड़े पत्थर के आगे खड़ा हुआ था एंड उसके दिमाग में यही सारे थॉट्स चलने लग रहे थे। बट तभी वो कुछ बहुत ज्यादा अनयूजुअल फील करता है। उसे लगता है कि उसके पास कोई है एंड उसे देख रहा है एंड इसी मोमेंट पर तानजीरो की आंखों के सामने दी लेजेंडरी डीमन स्लेयर योरीची खड़ा हुआ था। तानजीरो ऐसे अचानक से योरीची को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड वो योरीची की तरफ देखकर डरने भी लग रहा था। एस तानजीरो को लग रहा था कि कहीं कोई डीमन उसके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तानजीरो बहुत ज्यादा डरा हुआ था बट स्टिल वो योरीची से पूछता है आप कौन हो, आई मीन आप क्या हो। योरीची कहता है मैं कौन हूँ, तेरा बाप। एंड ये सुन के तानजीरो का कुछ ऐसा रिएक्शन था। एनीवेज मजाक सेट की योरीची कहता है मेरा नाम है योरीची सुकीगोनी एंड मैं पहला सन ब्रीदिंग का यूजर था। ये सुन के तानजीरो की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं एंड योरीची अपनी बातों को कंटिन्यू करता है। वो कहता है उदास मत हो बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा साफ है एंड तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। योरीची की बातों को सुनकर तानजीरो का सर घूमने लग रहा था एज उसने अपने पापा से योरीची के बारे में काफी सारी कहानियां सुन रखी थी एंड उसके पापा ने बताया था कि योरीची एक लेजेंड था, एक ऐसा डीमन स्लेयर जिसकी पावर से सारे के सारे डीमंस डरते थे। तानजीरो को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लिटरली आज तक के सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन स्लेयर योरीची से बात कर रहा है। दूसरी तरफ योरीची जो कि हमारे माइकल जैक्सन को नहीं हरा पाया था, वो तानजीरो में अपनी एक नई उम्मीद को देख रहा था। वो तानजीरो के अंदर छुपे हुए पोटेंशियल को काफी ज्यादा इजीली पहचान लेता है एंड ऐसे करके योरीची की स्पिरिट तानजीरो को ट्रेन करना स्टार्ट कर देती है। योरीची की स्पिरिट का तानजीरो के सामने ऐसे प्रकट हो जाने से काफी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। अब तक तानजीरो ओरोको डाकी से वाटर ब्रीदिंग सीख रहा था एंड ऑफ कोर्स ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल थी, लेकिन योरीची जानता था कि तानजीरो के अंदर कुछ स्पेशल है। वो जानता था कि तानजीरो का रियल पोटेंशियल सन ब्रीदिंग के साथ अनलॉक हो सकता है एंड ऐसे करके योरीची तानजीरो को वाटर ब्रीदिंग की जगह सन ब्रीदिंग सिखाना स्टार्ट कर देता है। वो उसे बताता है कि सन ब्रीदिंग से ही बाकी सारे ब्रीदिंग स्टाइल्स ओरिजिनेट हुए हैं एंड इसी रीजन की वजह से सन ब्रीदिंग अपने आप में सबसे ज्यादा पावरफुल एंड वर्सेटाइल ब्रीदिंग स्टाइल है। योरीची तानजीरो से कहता है सन ब्रीदिंग तुम्हारे ब्लड में है तानजीरो, वाटर ब्रीदिंग तुम्हारे लिए सिर्फ एक टेम्पररी रास्ता था। अगर तुम्हें अपनी रियल पावर्स को अवेक करना है तो तुम्हें भी सूरज की तरह जलना पड़ेगा ताकि तुम बाकी लोगों की लाइफ में रोशनी ला सको। तानजीरो योरीची की बातों को काफी ज्यादा शौक एंड क्यूरियोसिटी से सुनने लग रहा था एंड उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर्स छुपी हुई हैं। लेकिन योरीची की आवाज को सुनते सुनते तानजीरो अपने ऊपर बिलीव करना स्टार्ट कर देता है। योरीची की ट्रेनिंग ओरोको डाकी की ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा अलग थी।
ओरोकोडाकी ने ऑलरेडी तांजीरो को बेसिक फिजिकल एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में सब कुछ सिखा दिया था एंड इसलिए योरीची सीधे तांजीरो को सन ब्रीदिंग के हर एक फॉर्म के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताता है। वो तांजीरो को सब कुछ समझाता है कि सन ब्रीदिंग के फॉर्म्स को कैसे यूज करना है, अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज करना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन से फॉर्म को किस टाइम पर यूज करना है। सन ब्रीदिंग की ये ट्रेनिंग अपने आप में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी बट तांजीरो दिन रात मेहनत करता है एंड योइची के इंस्ट्रक्शंस की मदद से तांजीरो धीरे धीरे अपनी पावर्स को बढ़ते हुए फील कर पा रहा था। ओरोकोडाकी भी तांजीरो के सडन चेंज को नोटिस कर लेता है एंड वो ऑब्जर्व करता है कि तांजीरो ने कोई अलग ही ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। वो अब वाटर ब्रीदिंग की जगह कुछ अलग ही तरह के मूवमेंट्स एंड स्टांसेस को प्रैक्टिस करने लग रहा था। जब ओरोकोडाकी तांजीरो से इस बारे में पूछता है तो तांजीरो से योइची की आत्मा के बारे में सब कुछ बता देता है। तांजीरो की बातों को सुनकर ओरोकोडाकी को लगता है कि तांजीरो पागल हो चुका है बट अगले ही दिन जब ओरोकोडाकी तांजीरो को सन ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हुए देखता है उसको समझ में आ जाता है कि इस लौंडे की बातों में कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। अगले एक महीने तक तांजीरो इसी रिगरस ट्रेनिंग को करता है एंड फाइनली वो सन ब्रीदिंग को यूज करके उस बड़े से पत्थर को बीच में से काट डालता है एंड फिर हमारा फाइनल सिलेक्शन वाला आर्क स्टार्ट होने वाला ही था एंड इस टाइम तक तांजीरो लिटरली एक बीस्ट बन चुका है। उसे इस टाइम पर सन ब्रीदिंग के मल्टीपल फॉर्म्स को यूज करना आता है एंड तांजीरो ने ऑलमोस्ट वाटर ब्रीदिंग को यूज करना तो बंद ही कर दिया था। ऑल्सो योरीची ने तांजीरो को डीमन स्लेयर मार्क के बारे में पूरी डिटेल्स दे दी थी एंड हाँ इसका मतलब यही नहीं है कि तांजीरो को डीमन स्लेयर मार्क यूज करना भी आ गया था, उसे बस पता चल गया था कि डीमन स्लेयर मार्क जैसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। एंड यहाँ पर अगेन एक बहुत बड़ा एडवांटेज तांजीरो के लिए ये है कि योरीची को डीमन स्लेयर यूनिवर्स के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता है एंड भले ही सिर्फ योरीची की स्पिरिट ही तांजीरो को ट्रेन कर रही हो बट वो स्टिल है तो योरीची ही। इसलिए अगर तांजीरो कुछ एक्सटेंट तक भी योरीची की फाइटिंग स्टाइल को इमिटेट कर पाता है तो डीमंस के एल लगना कंफर्म है। एनीवेज फाइनल सिलेक्शन एग्जाम में तांजीरो एक अलग ही लेवल पर होता है। अपनी सन ब्रीदिंग की मदद से वो सारे डीमंस को काफी ज्यादा इजीली हरा देता है। इवन बिना किसी प्रॉब्लम के वो हैंड डीमन की भी गुद्दी चटका देता है एंड ऐसे करके तांजीरो फाइनल सिलेक्शन को पास करता है एंड ऑफिशियली एक डीमन स्लेयर बन जाता है। अपने स्टार्टिंग के कुछ मिशंस को तांजीरो बिना किसी एफर्ट से कंप्लीट कर देता है एंड इसी रीजन से पूरे डीमन समाज एंड पूरे डीमन स्लेयर समाज में खबर फैल जाती है कि डीमन स्लेयर कॉप के अच्छे दिन आ चुके हैं एज उन्हें एक सन ब्रीदिंग यूजर ने ज्वाइन कर लिया है। एंड ऑल्सो सबको ये भी पता चल गया था कि तांजीरो की बहन नेजुको एक डीमन है एज तांजीरो पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। इसीलिए डीमन स्लेयर कॉप के लीडर ओबायाशिकी ने तांजीरो एंड नेजुको को मिलने के लिए बुलाया था एज वो अपनी आंखों से देखना चाहता था कि लोग जिसे नेक्स्ट योरीची बुला रहे हैं वो उस टाइटल के लायक है भी या फिर नहीं। तांजीरो एंड नेजुको जैसे ही हाशिराज की मीटिंग की लोकेशन पर पहुंचते हैं गियू तांजीरो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है एज फाइनली उसे दिख गया था कि नेजुको को उस दिन ना मारना एंड तांजीरो को ओरोकोडाकी के पास भेजना कोई गलती नहीं थी बल्कि इसी एक डिसीजन से पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प को इतने सालों बाद एक सन ब्रीदिंग यूजर मिल गया था। बाकी सारे हाशिराज भी तांजीरो एंड नेजुको से मिलकर काफी ज्यादा खुश थे सिवाय सानेमी के। सानेमी अगेन एनिमे की ही तरह नेजुको को मारना चाहता था बट इस टाइम जिससे पहले वो नेजुको के बॉक्स में अपनी तलवार घुसा पाता उसे तांजीरो की सन ब्रीदिंग महसूस होती है। सानेमी लिटरली कुछ मिली सेकेंड से बच गया वरना तांजीरो ने लिटरली उसका हाथ काट दिया होता। सारे के सारे हाशिराज ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एज सबको पता था कि सानेमी कितना ज्यादा पावरफुल एंड कितना ज्यादा फास्ट है। तांजीरो नेजुको के बॉक्स के आगे अपनी कटाना के साथ खड़ा हुआ था एंड वो कहता है कि अगर कोई मेरी बहन नेजुको को मारने की कोशिश करेगा तो मैं उसमें एंड डीमंस में कोई भी भेदभाव नहीं करूंगा। ये सब सुनकर सानेमी को और ज्यादा गुस्सा आ जाती है एंड वो तांजीरो की तरफ अटैक करने के लिए जाने ही वाला था बट तभी गियू एंड रेनगोकू उसके सामने खड़े होकर उसे रोक लेते हैं। ऑल्सो फाइनली वहां पर ओबायाशिकी भी आ जाता है एंड इस पूरे कलेश को देखकर वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। ओबायाशिकी सबसे शांत होने के लिए कहता है। ऑल्सो जैसे ही वो तांजीरो की तरफ देखता है उसे तांजीरो के पीछे योरीची की स्पिरिट दिखाई देती है। वो तांजीरो से माफी मांगता है एंड कहता है कामादो तांजीरो, अगर तुम्हें एंड तुम्हारी बहन नेजुको को कोई भी दिक्कत हुई हो तो मैं तुमसे अपनी तरफ से माफी मांगता हूँ। एंड ओबायाशिकी के सानेमी के बिहेवियर की वजह से माफी मांगने के बाद मित्सुरी एंड रेनगोकू सानेमी को बहुत ज्यादा गुस्से से घूर घूर के देखने लग रहे थे एंड वो दोनों रेडी थे सानेमी की गुद्दी चटकाने के लिए। एंड ऐसे करके तांजीरो हाशिराज एंड ओबायाशिकी से मिलता है जो तांजीरो को मुजान एंड बाकी डीमंस के बारे में काफी सारी चीजें बताते हैं बट डीमंस के बारे में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी जिसके बारे में तांजीरो को योरीची ने पहले से ना बताया हो। एंड इवेंचुअली तांजीरो सारे हाशिराज को डीमन स्लेयर मार्क के बारे में भी बता देता है एंड उनसे कहता है कि जितना ज्यादा जल्दी हो सके वो अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवेक कर लें। फिर हमको इन्फिनिटी
इंफिनिटी कासल का सीन दिखाया जाता है जहां पर डोमा आकाजा के मजे लेने लग रहा था। आकाजा डोमा पर अटैक करने वाला ही था तभी उसे एक बहुत ज्यादा क्रेजी पावरफुल प्रेजेंस फील होती है जो कि हमारे 6 आंखों वाले अपर मून कोको शिबो की थी। कोको शिबो आकाजा को वार्न करता है एंड कहता है अपनी औकात मत भूलो आकाजा, तुम्हारे एक्शंस की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। एंड डोमा तुम भी प्लीज अपने ड्रामे बंद कर लो, सीरियस होने का टाइम आ चुका है। एक सन ब्रीथिंग यूजर ने डीमन स्लेयर्स को ज्वाइन कर लिया है एंड लॉर्ड मुजान के ऑर्डर्स हैं उसे कैसे भी करके खत्म करना है एंड उसकी बहन नेजुको को कैप्चर करना है। बट मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए स्पेशल ऑर्डर्स हैं, जैसे वो सन ब्रीथिंग यूजर तुम्हें दिखे तुम सीधे मेरे को इन्फॉर्म करोगे। आकाजा कहता है एंड हम लोग तेरे से ऑर्डर क्यों लेंगे, आई मीन आपसे ऑर्डर क्यों लेंगे, एंड प्लीज आप ही अपनी पर्सनल ग्रजेस को अपने तक ही रखो तो बढ़िया है। वो सन ब्रीथिंग यूजर भले ही होगा बट वो आपके भाई जितना पावरफुल तो कभी नहीं हो सकता है। आकाजा के इतना बोलते ही कोको शिबो की स्वॉर्ड आकाजा के गले पर थी एंड वहां पर जितने भी लोग खड़े थे उनमें से किसी ने भी कोको शिबो को हिलते हुए तक भी नहीं देखा था। कोको शिबो बहुत ज्यादा डीप आवाज में आकाजा को धमकी देता है एंड कहता है अगली बार मैं अपनी स्वॉर्ड को रोकूंगा नहीं आकाजा, एंड फिर तुम्हारा सर मेरे पैरों के नीचे होगा। आकाजा कहता है सॉरी टू इंटरप्ट यू सेनपाई, बट अगर आप ये धमकी किसी और को देते तो सच में आपका ऑरा बहुत ज्यादा प्लस हो जाता है, बट मेरे लिए ये धमकी सेंस नहीं बनाती है। इतना सुनकर डोमा एंड कोको शिबो एक दूसरी तरफ देखते हैं एंड आकाजा में लाते लाते मारने लग जाते हैं। काफी टाइम तक आकाजा को पीटने के बाद डोमा फाइनली रुकता है एंड कोको शिबो से पूछता है कि अपर मून्स की मीटिंग में मुजान खुद क्यों नहीं आया। कोको शिबो उसे बताता है कि उसे खुद नहीं पता, वो खुद मुजान से काफी टाइम से नहीं मिला है एंड उस सन ब्रीथिंग यूजर के बारे में भी डिटेल्स ना की मैंने उसे दी थी। सीन चेंज होता है, हमको तानजीरो एंड जेनित्सु को उसी तबले वाले डीमन के घर में घुसते हुए दिखाया जाता है। एटलीस्ट यहाँ पर सही सही चीजें ओरिजिनल एनिमे की तरह जाती हैं। जेनित्सु एंड इनोस के तानजीरो के काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं एंड उसके साथ ट्रैवल करना भी स्टार्ट कर देते हैं। एंड हाँ, इस टाइम लेने भी इनोस के तानजीरो का नाम नहीं बोल पाता है। बस यहाँ पर एक डिफरेंस है कि अब तक तानजीरो एंड जेनित्सु ने जितने भी डीमंस को फेस किया है उन्हें तानजीरो ने बिना किसी एफर्ट्स के निपटा दिया था। बट चीजें इंटरेस्टिंग जब होती हैं जब हमारा ट्रियो लोअर मून 5 रूई के पास पहुंचता है। सो आज के लिए इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं, बट एक सेकंड के लिए मेरी बात सुन लेना। अगर तुम चाहते हो कि मैं डीमन स्लेयर के ऊपर और भी वीडियोस बनाऊं तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में जरूर बता देना। ऑल्सो मैं एक और चीज में तुम्हारी हेल्प चाहता हूं कि मैं इस वाली वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कैरेक्टर्स की कन्वर्सेशन में डीप जाऊं या फिर नहीं, या फिर बेसिकली तुम्हें कहानी कैसे कैसे टेक प्लेस करेगी उतना ही बता दूं बस। आई मीन जो हमारे लोअर मून है एंड जो बाकी डीमंस हैं उनकी तानजीरो एंड जेनित्सु वगैरह के साथ भी काफी सारी कन्वर्सेशन होंगी, तो मैं वो तुम्हें बताऊं या फिर सीधे एक्शन पे आ जाऊं कि भाई तानजीरो की इससे फाइट हुई, उसने उसे हरा दिया एंड मतलब दैट स्टफ। एनीवेज मैं बोलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। एंड जब तक अगर तुम्हें मेरी अकाशी की रैंकिंग जाननी है तो तुम्हारी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी, तुम उसे क्लिक करके देख सकते हो। मैंने दिए साल अपनी कलम को है ब्रो, कोई भी सीजन कैसे मुझे हटा पाएगा। आंखें बंद करके सुनो तुम मेरा संगीत, डैम बेला तू ही बचा पाएगा। मैं गोकू हूँ अंडरग्राउंड सीन का, तो कामेहामेहा जैसा संगीत है। भाइयों से मैं गिरा रहता सुबह शाम, कहानी मेरी शुरू होती स्ट्रीट से।